हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज यूनिट 4 का लास्ट वीडियो रहेगा, यानी कि आज जो यूनिट 4 है वो कंप्लीट हो जाएगी और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए एंड चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि हमने यूनिट 4 में क्या क्या डिस्कस कर लिया है और आज क्या डिस्कस करेंगे। तो ये जो सारे टॉपिक हैं इनको हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया है और ये भी डिस्कस हो चुका है। और आज हम डिस्कस करेंगे, ये बचा हुआ था स्कूल स्व मूल्यांकन और सुधार। इसके अलावा समुदाय, उद्योग और अन्य पड़ोसी स्कूलों और शिक्षा संस्थानों के साथ साझेदारी बनाना और सीखने वाले समुदायों का निर्माण करना। तो ये इतने टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और वीडियो देखने के बाद आप लोग टेलीग्राम से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं इस यूनिट के तहत। और आज शुरू करते हैं। ये सभी हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम बात यहाँ से करेंगे स्कूल, यहाँ पर से नहीं है, स्कूल स्व मूल्यांकन और सुधार। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। स्कूल स्व मूल्यांकन आंतरिक स्कूल समीक्षा की एक सहयोगी चिंतनशील प्रक्रिया है। कहने से मतलब ये है कि जो स्कूल स्व मूल्यांकन होता है ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो स्कूल के अंदर जो भी क्रियाएं या गतिविधियां होती हैं, करवाई जाती हैं, उनकी समीक्षा करना ही स्कूल का स्व मूल्यांकन कहलाता है। और समीक्षा करने के बाद, यानी कि उसका विश्लेषण करने के बाद फिर उसमें क्या सुधार किए जाते हैं। तो ये एक इस तरीके से प्रक्रिया रहती है कि पहले उसका मूल्यांकन होता है और बाद में उसमें सुधार किए जाते हैं। तो इसके तहत हम क्या क्या देखते हैं कि हमने कितना अच्छा किया है, मतलब जो कुछ भी मैंने किया है या पढ़ाया है या जो भी गतिविधियाँ करवाई हैं, तो हम कितना अच्छा कर रहे हैं या फिर हम और भी क्या कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कैसे जानना है, मतलब किन किन तरीक़ों से हम पता लगाएंगे कि जो हमने किया है या फिर हम इन सभी को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो हमें कैसे जानना है। इसके अलावा हमारी ताकत क्या है, मतलब अपनी जो भी ताकत है उसका भी पता लगाना है कि हम और बेहतर चीज़ों को कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्व मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है, तो सबसे पहले तो इसमें पहचान करना होता है। पहचान करने से मतलब कि जो भी हमने क्रियाएं या गतिविधियां स्कूल में करवाई हैं, बच्चों को जो भी शिक्षा दी है, तो उसमें क्या कमियां रह गई या क्या उपलब्धि हासिल हुई है, इन सभी चीज़ों की पहले पहचान करना होता है। फिर सबूत इकट्ठा करना कि जो जो भी कमियां रह गई हैं तो पहचान करेंगे, फिर उसके बाद सबूत इकट्ठा करेंगे। इसके बाद सबूत इकट्ठा करने के बाद विश्लेषण करना और निर्णय लेना। तो जब हमारे पास सबूत इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर हम चीज़ों को आगे बेहतर करने के लिए निर्णय भी लेंगे। और स्व मूल्यांकन रिपोर्ट और सुधार योजना लिखना और साझा करना, यानी कि जो भी हमने स्व मूल्यांकन किया है उसकी रिपोर्ट लिखना और आगे जो भी सुधार करने हैं इन सभी चीज़ों को लिखना और आपस में साझा करना कि आगे की जो रणनीति है वो कैसी होनी चाहिए। तो ये तो हो गया स्कूल स्व मूल्यांकन और सुधार करना, कि इस तरीके से पहले मूल्यांकन करना होता है फिर उसमें सुधार करना होता है। और इसके अलावा सुधार योजना को क्रियान्वित करना, यानी कि पहले यहाँ पर स्व मूल्यांकन की रिपोर्ट को लिखेंगे और जो भी सुधार के लिए योजनाएं होंगी उनको भी लिखेंगे और साझा करेंगे। और उसके बाद साझा करने के बाद फिर उन योजनाओं को किस तरीके से क्रियान्वित करना है, यानी कि उनको बाद में क्रियान्वित करेंगे, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है। और कार्यों की निगरानी और प्रभाव का मूल्यांकन, यानी कि उनको क्रियान्वित करने के बाद फिर कार्यों की निगरानी करेंगे, मतलब जब उसको लागू कर देंगे किसी भी क्रिया को कि कैसे करना है तो फिर उसकी निगरानी भी करेंगे। और निगरानी करने के बाद फिर जो भी इम्प्लीमेंट किया गया है या जो भी योजनाएं बनाई गई हैं उसका क्या प्रभाव हुआ है, बाद में उसका फिर से मूल्यांकन करेंगे। तो इसी तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहती है, यानी कि फिर मूल्यांकन होगा, उसमें फिर से सुधार किया जाएगा। तो इस तरीके से ये क्रियाएं चलती हैं। अब आगे बात कर लेते हैं समुदाय, उद्योग और अन्य पड़ोसी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ साझेदारी बनाना, सीखने वाले समुदायों का निर्माण करना। तो इसको भी देख लेते हैं।
सबसे पहले अगर बात करें तो शिक्षा आयोग 1964-65 शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति जो कि 1986, यानी कि जो एक शिक्षा आयोग था, और शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 और राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसके अलावा भारतीय सरकार द्वारा प्रायोजित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, यानी कि ये सारी जो योजनाएं हैं इनके द्वारा स्कूल समुदाय की साझेदारी पर बल दिया गया था। मतलब स्कूल और समुदाय की आपस में साझेदारी होनी चाहिए, तो ये इन योजनाओं या इन संस्थाओं के तहत बल दिया गया था। और समुदाय की अगर बात करें तो समुदाय सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों, उद्देश्यों, प्रथाओं, समाज और प्रतिबद्धताओं को साझा करने वाले लोगों का एक समूह है, क्योंकि सदस्य एक दूसरे के प्रति सामाजिक दायित्वों से बंधे होते हैं। तो समुदाय से मतलब होता है कि जो भी समुदाय है वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो आपस में सामाजिक दायित्वों से बंधे हुए होते हैं। मतलब किस तरीके से लोगों से आपस में रहना है, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, तो इस तरीके से वो आपस में जो भी सामाजिक क्रियाकलाप हैं, जो भी सामाजिक उनके दायित्व हैं, उनसे बंधे होते हैं। तो स्कूल और समुदाय का साझा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम मतलब समाज के भी जो कुछ मानदंड हैं या जो भी सामाजिक दायित्व हैं, तो उनसे हम बच्चों को भी परिचित करवा सकते हैं। तो इस वजह से स्कूल और समुदाय का साझा करना आवश्यक होता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि स्कूल समुदाय संबंध की आवश्यकता क्यों है। तो समुदाय के साथ अंतःक्रिया करके छात्र सामुदायिक प्रथाओं के प्रति समाज और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि समुदाय जो समाज होता है उसमें भी कुछ सामाजिक मानदंड होते हैं, किस तरीके से समाज में रहना होता है। तो इन सभी चीज़ों से हम छात्रों को परिचय करवा सकते हैं, यानी कि समुदाय के साथ अंतःक्रिया करके, यानी कि समाज के साथ छात्रों के भी हम अंतःक्रिया करवाते हैं और उसके बाद समाज के प्रति उनके अंदर, बच्चों के अंदर जो सकारात्मक दृष्टिकोण है उसको विकसित करते हैं। इसके अलावा जो सामुदायिक संसाधन होते हैं, मतलब सामुदायिक संसाधन बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव भी प्रदान कराते हैं और वह सामुदायिक जीवन की प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं के बारे में उचित अवधारणा विकसित करने में सक्षम होते हैं। तो कहने से मतलब ये है कि जो समाज होता है तो वहीं पर जो सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलू हैं उनके बारे में एक उचित अवधारणा बच्चों के मन में समाज में ही विकसित हो सकती है। यानी कि समाज से परिचित करवाने के लिए हमें बच्चों को समाज के विभिन्न पहलुओं से परिचित करवाना होगा, ताकि वह समाज के विभिन्न पहलुओं से, विभिन्न अवधारणाओं से परिचित हो सके। और इसके अलावा जो प्रेस, टीवी, रेडियो और ये भी सामुदायिक चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें दुनिया के बारे में नवीनतम घटनाओं और जानकारियाँ प्रदान करते हैं। मतलब प्रेस के माध्यम से, टीवी और रेडियो आदि जो चीज़ें हैं इनके माध्यम से देश दुनिया के बारे में बच्चों के अंदर नवीन घटनाएं और जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं। तो इन्हीं सभी कारणों से हमें आवश्यक होता है कि बच्चों को समुदाय से भी परिचित करवाया जाए, यानी कि जो स्कूल हैं और स्कूल और समुदाय को आपस में साझा स्थापित करने की आवश्यकता है। अब आगे देख लेते हैं स्कूल समुदाय संबंध का उपयोग क्या होता है। तो वास्तविक जीवन के अनुभव के साथ सैद्धांतिक शिक्षा को सहसंबंध बनाना, मतलब जो भी वास्तविक जीवन के अनुभव हैं उसको शिक्षा के साथ जोड़ते हुए बच्चों को सिखाना, क्योंकि जो भी जीवन के वास्तविक अनुभव होते हैं उसके साथ जब हम शिक्षा को जोड़ देते हैं तो वो अनुभव बच्चों में फिर और भी मजबूत हो जाते हैं और इस तरीके से जो दी गई शिक्षा होती है वो ज़्यादा प्रभावी भी होती है। इसके अलावा स्वयं सहायता, दूसरों की सहायता, समायोजन, लोकतांत्रिक मूल्यों आदि गुणों का विकास करना। तो समाज के माध्यम से हम बच्चों में स्वयं सहायता या दूसरों की सहायता करना, समायोजन की भावना और साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों, इन सभी गुणों का उनके अंदर हम विकास कर सकते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि छात्रों में संचार कौशल भी विकसित किया जा सकता है। यानी कि जब बच्चा समाज से इंटरेक्ट करेगा तो उसके अंदर संचार कौशल भी विकसित होगा और व्यापक रूप से भिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को समझना, मतलब कि भिन्न भिन्न बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं उनके बारे में भी समझने में मदद मिलेगी जब हम समुदाय से जुड़ेंगे। इसके अलावा शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी और विद्यालयी शिक्षा में मुद्दों और समस्याओं की पहचान करने में भी मदद करते हैं। मतलब कि जो शिक्षा में समुदाय की भागीदारी होती है वो विद्यालय शिक्षा में मुद्दों और समस्याओं की पहचान करने में भी मदद करते हैं। मतलब जब हम समुदाय से जुड़ते हैं
तो विद्यालय में जो शैक्षिक मुद्दे हैं या जो भी समस्याएं हैं उनकी पहचान करने में हमें मदद मिलती है। इसके अलावा आगे अगर बात करें तो जो राष्ट्रीय शिक्षा संघ की एक आधुनिक नीति के अनुसार, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा संघ की एक आधुनिक नीति के अनुसार क्या बोला गया है उसको यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो इसके अनुसार जो विद्यालय माता पिता परिवार और समुदाय अधिगम का समर्थन करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं, तो छात्र उच्च ग्रेड अर्जित करते हैं, नियमित रूप से विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में लंबे समय तक रहते हैं और उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में नामांकन करते हैं। तो कहने से मतलब ये है कि जो भी विद्यालय माता पिता परिवार और समुदाय आदि सभी का समर्थन प्राप्त करते हैं, मतलब जिन विद्यालयों में इन सभी का समर्थन रहता है या जो विद्यालय इन समुदाय से माता पिता से जुड़े हुए होते हैं, वहाँ पर छात्र उच्च ग्रेड भी प्राप्त करते हैं, साथ ही वे नियमित रूप से विद्यालय भी जाते हैं और विद्यालय में लंबे समय तक रुकते भी हैं। इसके अलावा उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में नामांकन भी करते हैं, यानी कि इसीलिए हम एक विद्यालय को समुदाय से जुड़कर रहना है ताकि जो शिक्षा है, शिक्षा स्तर को और आगे बढ़ाया जा सके। यानी कि जब समुदाय भी इस चीज़ों से परिचित होगा तो वह अपने बच्चों को प्रोत्साहित भी करेगा और बच्चे भी फिर उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे। उसके बाद हम पड़ोसी स्कूल के बारे में भी देख सकते हैं। तो पड़ोसी स्कूल से भी साझेदारी रखना आवश्यक है और इसके अलावा जो स्कूल हैं वो उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों के साथ सहयोग कर सकते हैं। सभी स्कूलों का सामान्य लक्ष्य बच्चों और युवाओं के शैक्षिक अनुभवों को बढ़ावा देना है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे सभी अपनी क्षमता को हासिल कर सकते हैं। मतलब जो भी पड़ोसी स्कूल हैं तो स्कूल को आपस में साझेदारी रखना आवश्यक होता है। इसके अलावा जो सभी स्कूल होते हैं उनका सामान्य यही लक्ष्य होता है कि बच्चों को किस तरीके से प्रोत्साहित करना है या जो भी उनके शैक्षिक अनुभव हैं उनको बढ़ावा देना ताकि वो अपनी क्षमताओं को हासिल कर सकें। मतलब बच्चों के अंदर भी क्षमताएं होती हैं तो उनके जो अपने अनुभव हैं उन अनुभवों को और बढ़ावा देना ताकि जो उनकी एक्चुअल क्षमता है वो विकसित हो सके। और इसके अलावा पड़ोसी स्कूलों के साथ साझेदारी करना क्यों आवश्यक है तो इसको भी देख लेते हैं। तो स्कूल के पाठ्यक्रम को व्यापक और समृद्ध करने के लिए मतलब हमें इससे मदद मिलती है, क्योंकि जो दूसरे स्कूल होते हैं उनमें किस तरीके से पाठ्यक्रम या पाठचर्या या गतिविधियां करवाई जाती हैं, तो आपस में जब हम लोग सामंजस्य स्थापित करते हैं, साझेदारी करते हैं या एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो हमें और अधिक जानकारियाँ मिलती हैं जिससे कि हम अपने स्कूल में भी सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा छात्र जुड़ाव और प्रतिधारण में भी मतलब सुधार होता है। साथ ही सुविधाओं सहित स्कूल संसाधनों को साझा करने के अवसर पैदा करना। तो कहने से मतलब ये है कि जो भी सुविधाएं होती हैं स्कूलों की या जो भी स्कूल संसाधन होते हैं उनको आपस में साझा करने के भी अवसर मिलते हैं। मतलब किसी स्कूल में भिन्न भिन्न संसाधन हैं या सुविधाएं हैं और किसी दूसरे स्कूल में कुछ अलग तरीके के संसाधन या सुविधाएं हैं तो उनको आपस में साझा करने के भी अवसर मिलते हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थान के साथ साझेदारी। तो उच्च शिक्षा संस्थान एक ऐसा समूह होता है जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरों के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा करते हैं। कहने से मतलब ये है कि जो उच्च शिक्षा संस्थान होते हैं वहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं वो मतलब थोड़े विशेषज्ञता वाले होते हैं तो उनके साथ भी साझा करना आवश्यक होता है। इससे क्या होता है कि जो सीखने की रणनीतियाँ हैं वो हमें मिलती हैं। तो सीखने की रणनीतियाँ मतलब किस तरीके से रणनीतियाँ बनानी है वो हम उनसे समझ सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं साझा करने के दौरान। इसके अलावा संस्थागत कारक बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और कार्यक्रम की विविधता को प्रभावित करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी उच्च शिक्षा संस्थान होते हैं तो वो काफ़ी विशेषज्ञता वाले होते हैं तो वो स्कूलों की गुणवत्ता और कार्यक्रम की विविधता को भी प्रभावित करते हैं, यानी कि हम उनसे प्रभावित होकर के कई चीज़ें सीख सकते हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर संस्कृति या वैश्विक आयाम को उत्तर माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य कार्य वितरण में एकीकृत करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीयकरण के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों को विदेशी विश्वविद्यालयों के संपर्क में आने का अवसर भी मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना भी आवश्यक है, यानी कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से शिक्षा संस्थाओं से जुड़ते हैं तो वहाँ पर अंतर संस्कृति या और भी विभिन्न वैश्विक आयाम जो हैं
उनको समझने के मतलब समझने में हमें मदद मिलती है। मतलब दूसरे देशों की संस्कृति के बारे में भी पता चलता है, शिक्षा के बारे में भी पता चलता है, और अंतर्राष्ट्रीयकरण के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों को विदेशी विश्वविद्यालयों के संपर्क में आने का अवसर भी मिलता है। मतलब जब वो शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करेंगे तो इससे साथ मतलब जो छात्र हैं और शिक्षक सभी को विदेशी विश्वविद्यालय के संपर्क में आने का भी अवसर मिलता है। तो जब हम विदेशी विश्वविद्यालयों के संपर्क में आएंगे तो वहाँ से भी कुछ न कुछ चीज़ें सीखेंगे। तो इसलिए हमें उच्च शिक्षा संस्थानों से भी साझेदारी रखना आवश्यक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।